हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों है। तो आइए देखते हैं किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे। तो जयसिंह थे, जसवंत सिंह थे, शाइस्ता खां थे, अफजल खां थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1665 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? पुरंदर का युद्ध संधि हुई थी। तो किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न युगों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? अजमेर कुवल अल इस्लाम है, जौनपुर अटाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल है और गुलबर्ग में जामा मस्जिद है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कुवत अल इस्लाम कहाँ पर है? यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अजमेर ना होकर के यह दिल्ली में है। बकिया जौनपुर में क्या है? अटाला मस्जिद है। मालवा में क्या है? जहाज महल है। और गुलबर्ग में क्या है? जामा मस्जिद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सुमेलित नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यह किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी होती है? तो 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्न वर्ष में स्वीकार किए गए थे। तो कब स्वीकार किया गया था? 1833 में, 1853 में, 1885 में, 1882 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 में जो है यह सिविल सेवा के लिए परीक्षा की व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1853 में। कब किया गया था? 1853 में यह जो है लागू किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा असफ अली एक क्या थे? भूमिगत गतिविधि के प्रमुख आयोजक थे। कौन थे? आसफ अली जो थे भूमिगत गतिविधि के प्रमुख आयोजक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। यह कौन सा सही है? भारत छोड़ो आंदोलन। जिन्हें क्या हुआ था? कब किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू किया गया था? तो 1946 में यह जो है लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब से चलाया गया था? तो 1942 में। अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यह क्या है? स्वतंत्र भारत की सरकार के उद्घाटन कहाँ पर किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार की उद्घाटन कहाँ पर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में है, टोक्यो में है, कोलकाता में है, रंगून में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में। कहाँ पर किए थे? सिंगापुर में। कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल,
द्वितीय लाहौर खंडन केस है, सूरसेन चटगांव केस में, भगत सिंह काकोरी संयंत्र केस में है, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसेन जो थे वह चटगांव केस से संबंधित है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्रणेता किसे कहा जाता है? अगस्टस हिक्की हैं, चार्ल्स मेटाकाफ हैं, माइक ग्रेथ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेटाकाफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से हैं? चार्ल्स मेटाकाफ इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी है। कैलिफोर्निया में मृत घाटी है, तो कौन सी घाटी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? रिफ्ट घाटी है। कौन सा है? रिफ्ट घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसे क्या कहा जाता है? भूभ्रांश घाटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? रिफ्ट घाटी को भूभ्रांश घाटी क्या कहते हैं? भूभ्रांश घाटी भी इसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा पर्वत कौन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिनीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? पेरिनीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? तो पेरिनीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किसके पास है? तो भारत के पास है, रूस के पास है, सूरीनाम के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस तट पर स्थित है? अलकनंदा पे है, भागीरथी पे है, मंदाकिनी पे है, गंगा पे है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा की नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर जो है केदारनाथ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा किस पे है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ पे, और मंदाकिनी नदी के तट पर किसका है? मंदाकिनी नदी के तट पर जो है केदारनाथ है। केदारनाथ कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को जो है क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इनको संगम को जो है क्या कहा जाता था? रुद्रप्रयाग। पूछा जाता है रुद्रप्रयाग किसके मिलने से होता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से क्या होता है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा के किनारे कौन सी मंदिर है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सी नदी है? तो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। उरुग्वे दौरा किससे संबंधित है? उरुग्वे दौरा किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WTO से है, IMF से है, गैट्स से है, विश्व बैंक से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WTO से है। किससे है? WTO से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे है? WTO से है। यह जो है इसकी स्थापना कब की गई थी WTO की? तो 1 फरवरी कब किया गया था? 1 फरवरी 1995 में। कब किया गया था? WTO की स्थापना 1 फरवरी 1995 में जो है इसकी स्थापना किए गए थे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर? जनेवा
यह कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो इसका मुख्यालय WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1995 में। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन एक रबी फसल है? तो निम्न में से कौन एक रबी फसल है? तो कपास है, क्या है? कपास है, मक्का है, अरहर है, सरसों है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों क्या है? यह जो है क्या है? रबी की फसल जो है क्या है? सरसों है। अगर रबी की फसलों की बात की जाए तो रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ आते हैं, क्या आते हैं? गेहूँ, जौ हो जाएगा, क्या? गेहूँ, जौ, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, और क्या है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि जो हैं क्या किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं इत्यादि। अगर खरीफ की बात की जाए तो खरीफ के अंतर्गत कौन आते हैं? तो खरीफ फसल की बात की जाए, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत अरहर आती है, क्या आती है? अरहर हो गया, धान हो गया, क्या है? अरहर, धान, और अरहर, धान, गन्ना, अरहर, धान, गन्ना, अरहर, धान, गन्ना, और क्या आता है? कपास। क्या होते हैं? कपास जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि अरहर, धान, गन्ना, कपास ये सब किसके आते हैं? तो खरीफ फसल के आते हैं। अगर जायद फसल की बात की जाए तो जायद फसल के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो जायद फसल में बात किया जाए तो जायद फसल के अंतर्गत कौन आते हैं? सब्जियां आ जाती हैं। क्या होता है? सब्जी होती है, सब्जी हो गया, और क्या हो गया? ककड़ी हो गया, सब्जी हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, और तरबूजा हो गया, क्या? तरबूजा इत्यादि जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो जायद के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रबी की फसल कौन सी है? तो सरसों इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रुपये का वाहक मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया था। तो कब किया गया था? तो जुलाई 1991 में है, जनवरी 1991 में है, जुलाई 1990 में है, जनवरी 1990 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो जुलाई 1991 में किया गया था। तो अंतिम बार कब किया गया था? जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? जुलाई 1991 में हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाने जाते हैं? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आय कर के नाम से, व्यापार कर, सीमा कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? सीमा कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसे क्या कहा जाता है? सीमा कर। चलिए अगला देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो किसमें? 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची में कितने अधिकारों को रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने भागों को रखा गया है? तो 19 विषयों को रखा गया है। कितना? 29 विषयों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने विषयों को रखा गया है? 29 विषयों को रखा गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है, जिला सत्र न्यायालय में होती है, उपयुक्त सभी में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तदर्थ न्यायालयों के भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
की व्यवस्था करता है तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 127 के तहत इनका जो है व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.वी. राजमन्नर समिति गठन की गई थी। तो आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया था, केरल द्वारा किया गया था, तमिलनाडु के द्वारा किया गया था, कर्नाटक के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो यह क्या है? एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। किसका है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 घ में है। इसकी चर्चा किसमें किया गया है? 39 घ में, अनुच्छेद 39 घ में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 380 है, अनुच्छेद 312 है, अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 51 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के विदेश नीति किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। किसमें है? अनुच्छेद 51 भाग 4 है। किसमें है? भाग 4 और 51 के अनुसार किया गया है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है यह निहित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम है, लोहा है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम होना क्या हो? बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, पोटेशियम का सही कार्यशीलता के लिए क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से रसायन कृत्रिम वर्षा का प्रयोग होता है। तो रसायन में किसकी कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक आयोडाइड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। कौन सा हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड जो है यह कृत्रिम वर्षा के लिए ही प्रयुक्त होता है। किसके होता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में प्रयुक्त निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, माध्य मंडल है,
आयन मंडल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? आयन मंडल। ताप मंडल का सबसे निचला भाग कौन सा होता है? तो ताप मंडल का सबसे निचला भाग जो है किसे माना जाता है? तो आयन मंडल को ताप मंडल का सबसे निचला भाग माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो यह जो है मणिपुर में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को, 22 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1991 में है, 1971 में है, 2003 में है, 2010 में है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 2003 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में स्थापित किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है ऑकलैंड में है। कहाँ पर है? ऑकलैंड में है। कहाँ पर है? ऑकलैंड में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भद्र वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्र वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। यह जो है भद्र वन्यजीव अभयारण्य और बांदीपुर, यहाँ पर और कौन सी एक अभयारण्य है? तो बांदीपुर भी है। क्या है? बांदीपुर और भद्र वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा अभयारण्य है। कौन सी है? दुधवा और चंद्रप्रभा जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और बात किया जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और अगर बात किया जाए काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। घाना पक्षी विहार और रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, पेरिस है, दी हेग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये रोग नहीं रोम है। गजब का ऑप्शन बनाया। ये क्या है? रोम है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है कहाँ पर है? दी हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। दी हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल कब हुई थी? 1946 में। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में जो है इसकी स्थापना की जाए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संविधान की बात की जाए तो इसमें कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय हैं। क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संविधान की बात की जाए तो इसमें 5 अध्याय हैं और
70 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद जो है 70 हैं। अगर इसमें बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो न्यायाधीश जो है कितने होते हैं? 15 जो है न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और जिनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इनका कितना होता है? 9 वर्ष। कार्यकाल 9 वर्ष होता है, जिसमें से जो है 5 न्यायाधीश जो है प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो कितने न्यायाधीश? तो 5 न्यायाधीश जो है प्रत्येक 3 वर्ष में जो है के उपरांत जो है अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? दी हेग में है। तो मुख्यालय कहाँ पर है? दी हेग, नीदरलैंड में है। इसमें संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद 70 हैं। अगर बात की जाए तो इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अब स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। लोकसभा सांसदीय क्षेत्र हैं 64 है, 75 है, 80 है, 70 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को जो है क्या कहते हैं? निम्न सभा भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सभा भी क्या कहते हैं? निम्न सभा भी कहते हैं। निम्न सभा भी कहते हैं। अगर लोकसभा की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो है 17 अप्रैल कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 में। कब हुई थी स्थापना लोकसभा की? लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का गठन जब है 17 अप्रैल कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 में जो है लोकसभा का गठन किया गया था। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में किया गया था। वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी है? तो 545 है। वर्तमान समय में कितनी है? 545 है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 80 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आप सब कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो चलिए अगला देखते हैं। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? हवा महल है, ग्वालियर का किला है, फतेहपुर सिकरी है, आगरे का किला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमहल जो है कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फतेहपुर सिकरी में स्थित है, जो कि यह जो है कितना 5 मंजिला इमारत है। क्या है यह? 5 मंजिला जो है इमारत है। क्या है? 5 मंजिला इमारत है। तो यह किस शैली में बना है? तो यह बौद्ध विहार शैली में बना है। किस में बना है? बौद्ध विहार शैली में बना है। किस शैली में बना है? बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।